जिन स्टूडेंट को यूपी पीसीएस का आने वाला प्रीलिम्स देना है वो ध्यान से सुने। सारे फ्री इनिशिएटिव के पापा वीडियो आपको लगातार इसी चैनल पे स्टडी फॉर सिविल सर्विस में हमने दे दिए हैं। पीवाईक्यू के सारे सब्जेक्ट वाइज पापा दे दिए हैं। करंट का पापा एग्जाम से करीबन 20-21 दिन पहले मिल जाएगा। इसके अलावा डिवाइस टारगेट आज से आपको मिलना चालू हो जाएंगे। लिस्टिंग के पापा सारे वीडियो जो हम दे रहे हैं लगातार। टेस्ट सीरीज के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, पेड क्विज के अपलोड कर दिए गए हैं, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे गवर्नमेंट स्कीम, यूपी वाली जो है स्कीम, जितने भी जो वीडियोस जरूरी होते हैं, मिसलेनियस पापा, इकोनॉमी पापा, सारे हमने दे दिए हैं। कुछ और बचा होगा जो है दे दिया जाएगा। कोई डाउट, कोई कमेंट, कोई सजेशन, आप प्लीज कमेंट करके बताएं तुरंत। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 जो 12 अक्टूबर 2025 को है, उसके लिए जो भी छात्र सीरियस हैं, सबसे पहला यही ध्यान रखें कि आपको जीएस का प्री का कट ऑफ निकालना ही निकालना है। सीसेट में तो सिर्फ क्वालिफाइंग करना है 33%। वो हमारा जो है सीसेट के फ्री पापा वीडियोस से प्लस जो है फिर 2018 से अभी तक के पेपर से आराम से सीसेट वाला पोर्शन जो है आपका क्लियर हो जाता है। जीएस में मेन है, जीएस में आपको 150 क्वेश्चन 200 नंबर में से टारगेट इतना रखना ही पड़ेगा। 105 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, 140 नंबर का टारगेट रखिए, तब जाके कट ऑफ क्लियर होता है, क्योंकि 2-4-5 क्वेश्चन हर बार की तरह गलत होते हैं। ठीक है, अब ये पूरा कैसे किया जाता है वो समझिए। सबसे पहली बात तो ये कि 150 में से 120 से 125 क्वेश्चन इन तीन चीजों से हर बार आ जाते हैं। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल जो कि इस बार 1300 पेजेस का है। एससीएस पेड क्विज जिसमें हम 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, पूरे सिलेबस का निचोड़ एक तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं। इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन सारे इसमें हमने करा दिए हैं। एससीएस टेस्ट सीरीज में हर आयाम की प्रैक्टिस हो रही है, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, हिंदी। इन तीन चीजों से तो 100% कट ऑफ क्लियर हो ही जाता है। ये आपको 6500 9,000 वाले में हमारे मिल सकते हैं जो ग्रुप चलते हैं। जो 6500 9,000 वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एक लास्ट में रिवीजन का भी प्लान बनाया है, या फिर आप इसको मेंटरशिप भी कह सकते हैं। लास्ट 30-40 डेज जो बचे हुए हैं उसमें डेली क्या पढ़ना है, डेली इसमें जो है टारगेट दिया जाएगा क्या क्या पढ़ना है। जो मेन 6 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, उनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स भी दिए जाएंगे। उसके हाई शॉर्ट नोट्स भी दे दिए गए हैं बाकायदा, है ना। उसके पीवाईक्यू भी जो है हमने दे दिए हैं, आप उसको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में लगाओ, रैंकिंग वगैरह देखो। प्लस एससीएस की जो है पूरी टेस्ट सीरीज में से 6 जो है जीएस की फुल लेंथ, 5 सीसेट की, प्लस हमने 5 यूपी स्पेशल की मिनी टेस्ट भी दिए हैं, प्लस हमने 9 सब्जेक्ट वाइज मिनी टेस्ट भी दिए हैं जिसमें 25-25 क्वेश्चन है। डे वाइज टॉपिक बता रहे हैं, पीवाईक्यू, एससीएस टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर को भी, लास्ट के जो 12 मंथ के करंट अफेयर हैं उनको भी आप बाकायदा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बाकी आज का क्या टारगेट है, किस तरह से आज क्या क्या चीजें पढ़नी है, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें अभी हमारी एससीएस टीम आपको बताएगी सारा सब कुछ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंटोरशिप प्रोग्राम में आपका डे नंबर 15 है। आज डे नंबर 15 तक काफ़ी कुछ आपने पढ़ लिया होगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने हाइल्ड नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। आप डेली बेसिस पर अपना करंट अफेयर निपटा रहे होंगे। आज का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, स्कीम्स एंड कैंपेन इनिशिएटिव का है। हम लोग इसमें करंट अफेयर वाली स्कीम कवर करते हैं जो मतलब 1 साल पहले आई हो। कोई भी इनिशिएटिव हो सकता है, कैंपेन हो सकता है, फेस्टिवल भी हो सकते हैं। और इसमें पुरानी स्कीम जो है उसके लिए अलग से पीडीएफ होती है। पुरानी स्कीम की पीडीएफ हम अलग से देते हैं, जो आज़ादी के बाद से अब तक की जितनी भी स्कीम्स हैं। 1980s की भी स्कीम आजकल पूछी जा सकती है, 1990s की स्कीम पूछी जा सकती है, 2014 के बाद की कोई स्कीम पूछी जा सकती है। तो पुरानी स्कीम्स के साथ नई स्कीम भी कवर करना होता है। ठीक है, तो उस यूपी स्पेशल वगैरह के नोट्स आपने पढ़ लिए होंगे, ऐसा मान के चल रहा हूँ। हाइल्ड नोट्स अब तक तो सभी कंप्लीट हो चुके होंगे और इसका रिवीजन आप लोग करते रहिए। मेरे हिसाब से रिवीजन के लिए दोबारा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको नोट्स दिए गए ना, ये हाइल्ड नोट्स, उसको आप पढ़ते रहिए। एक बार आपने रिकॉर्डेड देख लिया, अच्छी बात है। अब रिवीजन के लिए आप बार बार रिकॉर्डेड क्लासेस देखने के बजाय क्या कर सकते हैं, हाइल्ड नोट्स का रिवीजन कर सकते हैं बार बार, एटलीस्ट 2 बार एग्जाम तक अभी भी किया जा सकता है। मिसलेनियस बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसको रिवीजन जरूर करते रहिएगा, अदरवाइज आप भूल सकते हैं। यूपी स्पेशल वगैरह के नोट्स तैयार कर लीजिएगा। और आज के जो टॉपिक्स हैं उन पर बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक मुगल साम्राज्य में जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के शासनकाल के महत्वपूर्ण तथ्य, राज्य व्यवस्था में संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इनका वर्गीकरण देख लीजिएगा। ग्रेविटेशन का कंसेप्ट जो है, नवीकरणीय ऊर्जा, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, बायोगैस, इनका जो बेसिकली क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं। नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल कौन सा होगा, कॉमर्शियल सोर्स कौन सा होगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, मिक्स्ड इकोनॉमी, जो भारत फॉलो करता है। मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट हमने आज़ादी के बाद से ही अपना लिया था। पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी में 1948 में मिक्स्ड इकोनॉमिक कंसेप्ट भारत ने अपना लिया था। तो कैसे कैसे मिक्स्ड इकोनॉमी काम करती है इसको समझ लेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले टॉपिक्स ये मैंने दिखा दी, जो हिंदी मीडियम के हैं वही यहाँ पे जो है लिखे हुए हैं इंग्लिश मीडियम में। ज्योग्राफी का टॉपिक मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड है, और ये बहुत एक्सपेक्टेड टॉपिक है। मतलब ये तो आना ही आना है आपके एग्जाम में, इसको स्टार मार्क करिए। जितने भी इंडिया के वर्ल्ड के ट्राइब्स हैं इनको देख लीजिएगा। एक मैचिंग वाला क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे आ सकता है। मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन मुझे लगभग जो है दिख रहा है, मैं फ्यूचर देख पा रहा हूँ कि मैचिंग वाला एक सवाल तो आना ही आना है। ठीक है, वो इंडिया के ट्राइब से पूछ सकते हैं, वर्ल्ड वाले ट्राइब से पूछ सकते हैं।
जहांगीर के बारे में बात करेंगे तो जहांगीर की पॉलिसीज आप पढ़ेंगे, जहांगीर के युद्ध अभियान वगैरह हुए थे, इसके काल में जो विद्रोह वगैरह हुए थे, उसको आप कवर अप करेंगे। जहांगीर के दरबार के जो मुख्य पेंटर्स थे, इसके बारे में इस साल यूकेपीएससी ने पूछा था। यूकेपीएससी 2025 प्रीलिम्स में सवाल आया था कि जहांगीर के पेंटर्स कौन-कौन से हैं। तो पेंटर्स बेसिकली आपको तैयार कर रहे हैं 4 शासकों के काल के। सबसे पहले हुमायूँ और अकबर के काल के कॉमन पेंटर्स हैं, क्योंकि हुमायूँ के काल में ही मुगल पेंटिंग्स की नींव रखी गई थी। ईरान से कई सारे पेंटर्स लेकर के यहाँ पर आया था। तो हुमायूँ प्लस अकबर के पेंटर्स हैं, फिर जो है जहांगीर के पेंटर्स हैं, जहांगीर वाले पेंटर्स हैं, फिर जो है शाहजहाँ वाले पेंटर्स हैं। तो इस तरीके से 4 शासकों के काल के जो पेंटर्स हैं, वो स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए किस कालखंड का पेंटर कौन-सा है, ठीक है? जहांगीर के काल में जो रिबेलियन हुए थे, खुसरो का विद्रोह, बंगाल रिबेलियन जो हुआ था, और बिलोचपुर का युद्ध कहाँ पे हुआ था? आगरा के निकट बिलोचपुर है। शाहजहाँ वाज़ डिफीटेड बाय आर्मी ऑफ महाबत खान, ठीक है? तो शाहजहाँ जब विद्रोही हो गया था, तो मुगल सेना जो जहांगीर के नेतृत्व में महाबत खान की सेना ने इसको बिलोचपुर में हराया था। ये आपको पता होना चाहिए। और बहरावल का युद्ध किससे लड़ा था? इसके पुत्र खुसरो ने। शाहजहाँ के बारे में बात करें तो शाहजहाँ का खुर्रम नाम है, और इसकी जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थी, इसके काल में बेसिकली किस चीज़ का विकास हुआ था? जहांगीर के पुत्र जो हैं ये 4 दारा शिकोह, शाह शुजा, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श, इनके बीच उत्तराधिकार का युद्ध भी हुआ था। जो कह सकते हैं ट्रैवलर्स जो यहाँ पे आए थे, जीन बाप्टिस्ट टेवर्नियर आए थे यहाँ पे, और निकोलो मानुकी आए थे, मेंडेसला आया था, फ्रांसिस बर्नियर आया था फ्रांस से, पीटर मुंडी इटालियन ट्रैवलर था। तो कौन कब आया था, कितने समय आया था, ये भी एग्जाम में आ जाता है कई बार। रिवोल्ट्स ड्यूरिंग शाहजहाँ का शासनकाल में जो विद्रोह हुए थे, ये देखना है हमको। उसके बाद औरंगजेब आलमगीर का शासनकाल, ये थोड़ा-सा कट्टर शासनकाल है। औरंगजेब आलमगीर ने कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए थे जो बाद में हानिकारक साबित हुए, मुगल साम्राज्य के पतन का कारण भी बनते हैं। ये आलमगीर की जो ये डेक्कन पॉलिसी, इसके बारे में देखिएगा। इसने जो उत्तराधिकार के युद्ध लड़े अपने भाइयों से, ये भी देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले बनारस की लड़ाई, ठीक है? फिर जो है धर्मत की लड़ाई, सामूगढ़ का युद्ध, और फाइनल बैटल देवराय का हुआ था। तो देवराय के युद्ध के बाद फाइनली मुगल बादशाह बन जाता है औरंगजेब अपने सभी भाइयों को हरा करके। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिसमें बस वही देखना है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, उनसे एसोसिएटेड आर्टिकल कौन सा है, स्थापना कब हुई थी, उनका फंक्शन एक लाइन में क्या है। व्हाट आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? रेगुलेटरी बॉडीज, ऑटोनॉमस बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन कौन सी हैं, रिसर्च एंड पॉलिसी मेकिंग बॉडीज कौन कौन सी हैं। जैसे जो नीति आयोग है, ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इसको थिंक टैंक बोलते हैं, ठीक है? रिसर्च एंड पॉलिसी मेकिंग बॉडी है ये। अ, तो ये किसका क्या क्या फंक्शन है वो यहाँ पे गिवन है, क्योंकि यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, ये पूछते रहते हैं कि बताइए 4 में से कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कौन स्टैट्यूटरी बॉडी, कौन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है? ज्योग्राफी में मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये मैंने कहा जैसे स्टार मार्क करिए, इसे बहुत जरूरी टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। अब जिसमें 4 ट्राइब कौन से स्टेट में कहाँ पाई जाती है वो मिलाने को आ सकता है, 4 ट्राइब वर्ल्ड के कौन से हिस्से में कौन सी पाई जाती है वो मिलाने को आ सकता है, या फिर कभी कभी ट्राइब के फीचर्स भी पूछ सकते हैं। 4 ट्राइब दे देंगे, उनके फीचर्स पूछ लेंगे, तो वो भी आ सकता है। इसी वजह से ये केवल टेबल में नहीं दिया हुआ है, इनके कुछ कुछ फीचर्स भी हमने दिए हैं, कुछ कुछ जो पेक्यूलर फीचर्स होते हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये ट्राइब ध्यान रखिएगा, ट्राइब बहुत ज़रूरी टॉपिक है ज्योग्राफी का इस साल का। ग्रेविटेशन का कंसेप्ट देख लीजिएगा, इससे बहुत मतलब बहुत सालों से सवाल रहे हैं ग्रेविटेशन से, तो ये आ सकता है। ग्रेविटेशन के एग्जांपल्स और एप्लीकेशन, प्लेनेटरी ऑर्बिट्स, टाइड्स, फ्री फॉल, वॉकिंग, ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी, ये कैसे ग्रेविटेशन से लिंक्ड है इसको देखिएगा। न्यूटन के यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशन के जो लॉज हैं वो कैसे रियल लाइफ में अप्लाई होते हैं, इसको देखिएगा आप, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा बड़ा टॉपिक है, जटिल भी है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा आपको। एटलीस्ट एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जहाँ पर भी आपको थ्योरी ना समझ में आए, उसके एग्जाम्पल और उसके एप्लीकेशन ज़रूर लेना चाहिए साइंस में लास्ट मोमेंट में। रिन्यूएबल एनर्जी, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज़ के हिसाब से डिवाइडेड जो है, इसको देखिएगा आप, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल में डिवाइड कर सकते हैं। और बायोमास एनर्जी कौन सी, बायोमास एनर्जी के सोर्सेज़ कौन-कौन से, बायोमास होता क्या है, सोलर एनर्जी के सोर्सेज़ कौन-कौन से हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कौन-कौन से हैं। तो ये देख लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने सोलर मिशन लॉन्च किया था, माफ़ कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ये मिशन लॉन्च किया था 11 जनवरी 2010 को। पहला ऐसा मिशन था जो सोलर एनर्जी प्रमोशन के लिए
सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा लाया गया था। ये क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि इसमें क्लासिफाई करने को कई बार एग्जाम में आ जाता है, कौन सा कमर्शियल सोर्स है, कौन सा नॉन कन्वेंशनल है, कौन सा कन्वेंशनल सोर्स है। आरओ प्रीलिम्स 2021 में जैसा प्रश्न आया था, जैसे अभी हमने बताया आपको, प्राइमरी एनर्जी कौन सा है, कमर्शियल एनर्जी कौन सा है, नॉन कमर्शियल कौन सा होता है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कौन सा कहा जाता है, ये मिलाने को आ सकता है बिल्कुल।